अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस मैथमेटिक्स कोड 1349 का चैप्टर नंबर 5 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उसे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट टॉपिक था लीनियर इक्वेशन, वो हमने कर लिया था। उसका इंट्रोडक्शन भी हमने देख लिया था लास्ट लेक्चर में और उसकी एग्जांपल्स भी कवर कर ली थी। आज आपके चैप्टर नंबर जो 5 है उसका पार्ट बी स्टार्ट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो है, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आज के लेक्चर में बस यही कवर करेंगे और फिर कल इसकी जो आपका चैप्टर नंबर 5 है इसका थर्ड टॉपिक का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सारे एग्जांपल्स कंप्लीट करवा दी थी और ये मैंने आपको आसान मेथड में सारे क्वेश्चन डिटेल से समझाए थे कि ये कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास लिखी हुई है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसमें क्या होता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके 2 रूट्स होते हैं और इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। इसमें क्या होती है, एक्स की या कोई भी आपके पास वेरिएबल यहाँ पे गिवन है उसकी पावर 2 होती है, ठीक है। और आगे पीछे आपने लीनियर इक्वेशन में देखें तो उनमें सारी जो हाईएस्ट पावर है ना वो 1 है। 1 अब यहाँ पे लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे हमें पता होता है कि जिस वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं दी होती उसका मतलब है यहाँ पे 1 है। तो ये जिसकी पावर 1 होती है वो तो आपकी लीनियर इक्वेशन होती है और जिसकी पावर 2 होती है वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आ जाते हैं दायरे में, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसमें वो कह रहे हैं कि इसके 2 रूट्स होते हैं और इसको सॉल्व करने के 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। कौन से, एक है फैक्टराइजेशन मेथड, एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये आपको एक इस तरह की इस फॉर्म में लिखी हुई इक्वेशन दे के आपको कहेंगे कि सॉल्व दिस इक्वेशन विद फैक्टराइजेशन मेथड, solve this equation with completing square method, solve quadratic equation with quadratic फार्मूला। तो ये एक इक्वेशन को हम डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम अगर किसी भी मेथड से सॉल्व करें हमारा आंसर हमेशा सेम आता है। चाहे हम फैक्टराइजेशन से करें, चाहे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें, चाहे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, आंसर इस इक्वेशन का हमेशा सेम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, सबसे पहला आपका जो टॉपिक है वो है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, ठीक है। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है क्योंकि इसकी पावर है 2। सोल्व द गिवन इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, कि आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है किससे, फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। अब फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए मैं आपको सॉल्व करना सिखाती हूँ कि किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, ये आपके पास इक्वेशन है, इसको सॉल्व आपने इस तरीके से करना है कि सबसे पहले आपने ये जो लास्ट टर्म होती है और ये जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म होती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टर्म है और वो क्या है 1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जब भी कुछ नहीं लिखा होगा तो आपने 1 सपोज कर लेना, अदरवाइज़ यहाँ पे अगर 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4, तो उसको वही रहने देना है। अब यहाँ पे कुछ नहीं था तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 है। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, आप फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, ये जो लास्ट टर्म है इसको आपने फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। ये आपने रफ वर्किंग में सब कुछ करना है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारे पास 3। 3 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो हमारे पास आंसर आता है 3। अब ये हमने फर्स्ट स्टेप में ये स्टेप करना है वर्किंग के अंदर। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने इसको किसी ऐसे टेबल पे डिवाइड करना है कि आपके पास जो ये मिड वाला लिखा हुआ है ना, ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाए। मल्टीप्लाई आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में लास्ट टर्म को आपने फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपने ये वाली वैल्यू जो आपने लिखी है इसको इस तरीके से डिवाइड करना है। ये जो वैल्यू आपने यहाँ पे लिखी है इसको इस तरीके से डिवाइड करना है कि जो आपका आंसर है ना वो आपका आ जाए
ये वाला एग्जैक्ट ये वाला आना चाहिए। यहाँ +2x है तो आपका भी +2x आना चाहिए। यानी कि अगर आप डिवाइड करो, यानी कि आप अगर इसको डिवाइड करो, आपके पास दो वैल्यूज़ आएँ, उनको अगर आप प्लस करो या माइनस करो, आंसर ये आना चाहिए। लेकिन उन्हीं वैल्यूज़ को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करो तो एग्जैक्ट 3 बनना चाहिए। अगर आपने ऐसा यहाँ पे ना किया और क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपका क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया कि 3 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो हमारे पास क्या आ गया 1। अब हमने क्या करना है कि इसको किसी ऐसे टेबल पे डिवाइड करना है कि हमारे पास क्या आंसर आ जाए 2x। तो हम क्या करेंगे, अब ये 3 है, 3 को डिवाइड करें 1 पे तो ये क्या आ जाता है 3 और 1, ये हमारे पास क्या आ गया। अब रफ वर्किंग में करें 3 और 1, ये हमारे पास दो पेयर्स आ गए। अगर आप 3, अब ये मैंने आपको कहा कि ऐसा आपने सेट निकालना है, आपके पास दो वैल्यूज़ आ जाए जिनको आप प्लस करो या माइनस करो, आपके पास दरमियान वाली वैल्यू आ जाए। अब अगर 3 में से 1 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 2 आता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमने निकाल ली कि ये तो हमारे पास आ जाएगा। अब हमने इस तरीके से इनके साथ कुछ साइन लगाने हैं कि हमारा जो बड़ी वैल्यू है आंसर के साथ प्लस आ जाए। तो हमेशा क्या होता है, जो साइन बड़ी वैल्यू के साथ होता है वही छोटी वैल्यू के साथ आता है। अगर हम ऊपर प्लस लगा दें, नीचे माइनस लगा दें तो प्लस माइनस माइनस होगा ये माइनस, लेकिन साइन किसका आता है प्लस का। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया +2x। अब ये हमारे पास आ गया, इसके साथ भी आप x लगाना चाहें, इसके साथ भी x लगाना चाहें तो इसके साथ भी आप x लगा लें, ठीक है। तो ये हमारे पास वो वैल्यू आ गई है, ठीक है। मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 3। 3 को किसी ऐसे टेबल पे डिवाइड किया कि दो वैल्यूज़ आ जाएं जिनको हम प्लस करें या माइनस करें तो दरमियान वाली वैल्यू आ जाए, ठीक है। और दरमियान वाली वैल्यू हमारे पास आ गई है 2x। अब आपस में, अब आपने जो ये दो आपके पास पेयर्स आए ना, इनको आप मल्टीप्लाई करें। अगर आपके पास 3 आ रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पर आपने जो पेयर बनाया वो बिल्कुल सही बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आगे हमने डिवाइड करके ये दो निकाले थे ना, अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमारे पास वही वैल्यू आ रही है जो मल्टीप्लाई करके आनी चाहिए थी। प्लस माइनस करके हमारे पास यही दरमियान वाली एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। और अगर हम इन्हीं को प्लस ये जो हमने पेयर निकाले हैं रफ वर्किंग के अंदर, प्लस करें या माइनस करें ये दरमियान वाली वैल्यू आ जाए, ठीक है। इन्हीं वैल्यूज़ को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू लाजमन आनी चाहिए। अगर यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन ठीक है, आपने इसकी ये वर्किंग कंप्लीट कर ली है तो आपका क्वेश्चन आगे आसान है। अगर आपके यहाँ पे वीकनेस है, आपको ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा, तो आपने ये वाला लाजमन पॉइंट समझना है, क्योंकि इसके बिना फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपके पास ये जो दो पेयर्स आए हैं, ये आपके पास क्या है, इसके +2x के डिफरेंट पार्ट्स आ गए हैं। अब आपने यहाँ +2x नहीं लिखना, आपने ये जो पार्ट्स बनाए हैं, आपने एक पार्ट बनाया +3x और एक आपने बनाया -1x। अब 1 हम नहीं लिखते हमेशा, ठीक है, हम यहाँ पे x ही लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ था लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा था, बिल्कुल इसी तरीके से हमने यहाँ पे शो नहीं करना होता 1, क्योंकि जब सिंपल x लिखा होता है तो इसका मतलब 1x ही होता है, ठीक है। तो ये हमने इसके डिफरेंट पार्ट्स बना लिए, यानी कि इस वैल्यू को फैक्टराइजेशन में हमने दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेना होता है, छोटे छोटे, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू अब ये हमने वर्किंग में किया। अब आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट टर्म लिखी हुई है ना, इसे आपने एज इट इज़ लिखना है, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं करनी, ना इसका साइन चेंज करना है ना कुछ, इसको एज इट इज़ आप लोगों ने लिखना है। एज इट इज़ लिखना है। ये जो लास्ट वैल्यू यहाँ पे -3 लिखी हुई है, आपने इसको -3 ही लिखना है, ठीक है। एज इट इज़ आपने लिखना है इसको, और ये इक्वल टू के इधर 0 होगा, आपने इसको अभी एज इट इज़ लिखना है। अब ये जो +2x है ना, आपने इसको +2x नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पे हमने ये पार्ट्स बनाए हैं डिफरेंट, तो आपने इसकी जगह ये पार्ट्स ही पुट करने हैं, ठीक है। पहला हिस्सा हमने क्या बनाया +3x, दूसरा हिस्सा हमने क्या बनाया -x। इस वैल्यू को आपने हमेशा दो हिस्सों में लाजमन डिवाइड करना है, और उसका प्रोसीजर ये है जो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया। एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड टर्म आपने इसको, इस वैल्यू को ऐसे टेबल पे डिवाइड करते जाना है कि आपके पास ये मिड वाला आंसर आ जाए। हमने 3 को 1 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 2x। तो हमें पता चल गया 3 और 1 का अगर हम पेयर ले लें तो ऐसी वैल्यू है कि जिनको प्लस और माइनस करेंगे तो दरमियान वाली वैल्यू आ जाएगी, आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये पेयरिंग कर ली। अब आपके पास हमेशा जब आप ये वाला स्टेप सही कर लेंगी तो आपके पास यहाँ पे 3 वैल्यूज़ होंगी, लेकिन यहाँ पे आपके पास सेकंड स्टेप में 4 वैल्यूज़ बन जाएंगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को आप एक पेयर बना लें, सेकंड 2 वैल्यूज़ का आप एक पेयर बना लें।
अब इसमें आपने स्टेप करने के बाद इसमें आपने कॉमन निकाल लेने होते हैं, ठीक है। कॉमन आपने कुछ इस तरीके से निकालने होते हैं। अब देखें इसमें भी x है और इसमें भी x है। एक तो आपका x कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया, इसमें 2x था, एक x तो बाहर आ गया, तो एक x अंदर रह गया। अब यहाँ पे 2x था, एक x मैंने बाहर निकाला तो एक x वहीं पे रह गया, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे 3x है, एक x तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, लेकिन यहाँ पे 3 रह गया, 3 मैंने कॉमन नहीं लिया तो 3 एज इट इज़ रह गया, ठीक है। माइनस अब यहाँ पे कॉमन हम वो चीज़ लेते हैं जो दोनों के अंदर हो। अब यहाँ पे जो x मैंने बाहर निकाला है वो दोनों के अंदर था, लेकिन इसमें अगर हम देखें ना तो x दोनों में और ना ही 3 है, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है। तो जहाँ पे कुछ हम कॉमन ना ले सकें वहाँ पे हमने 1 को बाहर लिखना होता है और हमने बाकी वही वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x -3 एज इट इज़ रह जाएगा, क्योंकि इसमें हम कॉमन नहीं ले सके। कॉमन ले सकते हैं तो ऐसे बाहर लिख देते हैं, ना लिख सकें तो 1 हम लिख लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू 0। ये आपके 3 स्टेप हो गए। अब आपने क्या करना है, अब ये माइनस है ना, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो आप अगर ये देखें इस तरीके से, अब आप देखें कि आपको इस स्टेप में मैंने आपको वेरिफिकेशन बताई थी। कैसे मैंने आपको वेरिफिकेशन बताई थी कि अगर आप इनको प्लस माइनस करें तो दरमियान वाली वैल्यू आनी चाहिए, डिवाइड करें ये वैल्यू आनी चाहिए। उसके बाद जब आप सेकंड स्टेप बनाएंगी तो बनाएंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये थर्ड स्टेप भी वेरीफाई हो सकता है। वो कैसे वेरीफाई होगा, आप जब पेयर्स बनाएंगे तो ये जो दरमियान वाली वैल्यूज़ हैं वो हमेशा लाजमन मैच करेंगी। साइड बाई ये वैल्यू आपस में मैच करें ना करें, ये जो इसके अंदर वैल्यूज़ होंगी यानी कि कॉमन लेने के बाद जो वैल्यूज़ बच जाएंगी वो आपस में हमेशा मैच करेंगी। अब यहाँ पे हमारे कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है, x+3 और यहाँ पे बच रहा है x-3। अब ये नहीं है कि ये वैल्यू सेम है, प्लस माइनस के साइन का फ़र्क नहीं है। यहाँ पे प्लस माइनस का साइन भी एज इट इज़ होना चाहिए। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको पता है कि जब ब्रैकेट के बाद माइनस होता है तो अंदर क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो ये बनेगा x+3 -1, क्योंकि हमेशा ये मैथ का रूल है कि अगर ब्रैकेट के बाद माइनस है तो अंदर सारी वैल्यूज़ का साइन चेंज होता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाद माइनस था तो अंदर सारी वैल्यूज़ का साइन चेंज होगा। यहाँ पे ये माइनस में था, ये प्लस में कन्वर्ट होगा इक्वल टू 0। अब ये इसकी कंडीशन होगी, ठीक है। अब आपका यहाँ तक स्टेप भी वेरीफाई हो गया कि ये और ये अगर आपस में मैच कर रहे हैं तो आपका ये वाला स्टेप भी वेरीफाई हो गया। अब आपने क्या करना है, ये तो पहले ब्रैकेट में है यानी कि इनको तो एक तरह से घर मिला हुआ है, लेकिन ये दोनों इनके पास घर भी नहीं है। तो आपने सबसे पहले इनको ब्रैकेट में करना है, x-1 का आपने एक पेयर बना देना है और x+3 का आपने एक पेयर बना देना है इक्वल टू 0 एज इट इज़। अब आपके पास ये वाली कंडीशन क्रिएट हो गई है। जब आपके पास ये फॉर्म क्रिएट हो जाए ना, इसके बाद आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए ना तरीका एक ही है, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप और का साइन लगाएं और लिखें, लाइन लगाएं, आप x-1 इक्वल टू 0 इस तरीके से हम लिखते हैं जब हमारे पास ये फॉर्म क्रिएट हो जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, x+3 इक्वल टू 0 इस साइड पे। अब यहाँ पे हमारे पास एक था, इस इक्वेशन को हमने 2 पार्ट्स में कर लिया। एक हमने अपनी छोटी सी इक्वेशन ये बना ली, एक हमने ये बना ली। अब हम इससे सॉल्व करेंगे और इससे भी सॉल्व करेंगे। x अपनी जगह पे रह जाएगा, जो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये वेरिएबल है, ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते। ये यहाँ पे -1 है तो ये इसकी जगह चेंज कर देंगे। जब ये -1 है वहाँ जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 0 लिखना चाहें, अगर ये -1 था फिर यहाँ पे +1 हो जाएगा। 0 में 1 प्लस करें क्या होता है, 1 होता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। अगर आप और एक स्टेप और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी x की क्या वैल्यू निकली है, 1। और यहाँ पे हमने क्या करना है कि x इक्वल टू, अब आप देखें कि यहाँ पे +3 है, ये दोनों आपस में सॉल्व नहीं हो सकते। इक्वल टू का साइन है, ये +3 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। आपको मैं जब से पढ़ा रही हूँ उस टाइम से बता रही हूँ कि जब हम साइड चेंज करते हैं तो हम इनकी वैल्यूज़ के साइन को आपस में इनकी जो वैल्यूज़ के साइन है वो चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ पे प्लस है तो वहाँ जाके माइनस, वहाँ पे माइनस है, यहाँ आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर क्या है, हमारे पास इसकी पावर 2 है ना, तो इसका 2 रूट का क्या मतलब है कि अगर इसकी पावर 2 है तो इसके आंसर भी 2 आएंगे। वहाँ लीनियर इक्वेशन में x की पावर 1 होती थी, उसका आंसर भी 1 का एक ही आता था, यानी कि x की वैल्यू 5, 8, 9 कोई भी होता था, 1 होता था, ठीक है, एक आंसर होता था। यहाँ पे x की पावर 2 है तो इसके देखिए हमारे पास आंसर भी कितने आए हैं, 2 आए हैं। तो ये होता है
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी अब हमारे पास क्या आ गया, एक आंसर आया x=1 और एक आंसर आया हमारे पास x=-3। अब आपने इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, आपने लिखना है सोल्यूशन सेट 1, ये आपने ब्रैकेट का साइन लगाना है, -3 और यहाँ -3। ये आपके पास जो आपकी एग्जांपल नंबर 4 है ना, जिसमें उन्होंने बताया कि फैक्टराइजेशन से हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी एग्जांपल नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब एग्जांपल नंबर 5 करते हैं। उसमें हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, सोल्व द गिवन इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। अब पहले आप देखो कि ये लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो आपको नहीं पेपर में लिख के बताएंगे कि ये क्वाड्रेटिक है या लीनियर है, आपने इस पावर से पहचानना है। अगर यहाँ पे 2 है तो आपने समझ आना है ये क्वाड्रेटिक है, और अगर हम इसे 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से और कंप्लीटिंग स्केयर से। अगर वो नीचे मेथड मेंशन नहीं करते तो आप अपनी पसंद से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नीचे मेंशन कर देते हैं कि आपने कौन सा मेथड अप्लाई करना है, तो आपने उसी मेथड के ज़रिए इसको फाइंड करना है। अगर आप किसी और मेथड के ज़रिए फाइंड करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे यही इक्वेशन है, बस यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी कि ये जो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि यहाँ सारी वैल्यूज़ एक साइड पे होती हैं और 0 एक साइड पे होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म से हट के हमें इक्वेशन दी हुई, यहाँ पे उन्होंने -9 किया हुआ है। हालांकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वहाँ पे 0 होना चाहिए, तो हमने पहले इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, फिर उसके बाद हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है, क्योंकि अभी तो हम इसे सॉल्व ही नहीं कर सकते, इसकी फॉर्म ही नहीं सही। जब तक इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं बनेगी क्वेश्चन की, तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इसमें देखें, ये आपके चैप्टर नंबर 5 की मैं करवा रही हूँ। इसकी एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है x² + 6y - 9। सबसे पहले क्या करना है कि हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी जो है कि सारी वैल्यूज़ एक साइड पे होती हैं और 0 एक साइड पे होता है। तो सबसे पहले ये भी अपनी जगह पे ठीक है, ये भी ठीक है, ये नहीं सही, ये -9 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इस साइड पे होना चाहिए। तो ये तो अपनी जगह पे ऐसे रहेंगे, इनके साइन भी चेंज नहीं होंगे। ये -9 है, इसकी साइड चेंज करेंगे, ये एक साइड से दूसरी साइड पर आके क्या हो जाएगा, +9 बन जाएगा, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0। अब जो ये इक्वेशन बन गई है ना, x² + 6y + 9, तो ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए वो हो गई है। अब यहाँ तक ये हमारे पास अब ऐसी इक्वेशन बन गई है जिसको हम फर्दर आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें कि ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन था, सबसे पहले इसकी वर्किंग करेंगे ताकि हमारे पास ना एक्यूरेट पेयर्स आ जाएं। ठीक है, उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था कि लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे फर्स्ट टर्म में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 1 है। अब आपने क्या करना है, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 9 × 1 = क्या होता है, 9, 9 × 1 = 9। अब हमने इसकी इस तरीके से पेयर बनाने हैं कि जिनको अगर हम प्लस माइनस करें, प्लस और माइनस करें तो ये वैल्यू आए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, प्लस या माइनस करें तो ये वाली वैल्यू आए, मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू आए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इसको 9 लेना है आपने। ठीक है, आपने इस तरीके से 9 है हमारे पास। अब इसके 9 के पेयर बनाने शुरू करते हैं 1 से। अब हमारे पास क्या पेयर आ रहा है, 9 में से अगर 1 को हम माइनस करो तो क्या हमारे पास आता है, 8। ये भी आपका स्टार्ट है, तो मैं आपको डिटेल से बता रही हूँ, फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा किस पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको स्टार्ट से लेके चल रही हूँ। 9 को 1 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया, 9। ये हमारे पास पेयर बन गए। 9 में से 1 को निकाला, 8। 9 में 1 को ऐड किया, प्लस करना है या माइनस करना है। 9 में 1 को ऐड किया तो ये आता है 10। अब हमें चाहिए 6, ये तो पेयर ही गलत है, तो ये हम नहीं कर सकते। 9 को आगे 2 पे डिवाइड करके देखते हैं। अब यहाँ पे आंसर ही पॉइंट में जा रहा है, तो ये वाला पेयर भी नहीं इसका बन सकता। फिर 9 को हम 3 पे, ऐसा नहीं है कि हम किसी टेबल पे भी डिवाइड कर दें। यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे ये करते हैं, किसी टेबल पे भी डिवाइड करते हैं। किसी पे नहीं करना, ऐसे टेबल पे करना है कि प्लस माइनस करने से ये मिड वैल्यू आनी चाहिए। अगर ये मिड वैल्यू ना आई और मल्टीप्लाई करने से ये वाली वैल्यू ना आई तो वो पेयर आपका सही नहीं है, उससे आपका क्वेश्चन आगे सही नहीं होना। आपके जो हम पेयर्स बनाते हैं ना, आगे कॉमन वगैरह लेते हैं, वो भी आपके नहीं बनने। ठीक है,
अच्छा, ये अब सेकंड पेयर भी गलत हो गया। अब हम इसको करते हैं, 9 को 3 पे डिवाइड करके देखते हैं, तो हमारे पास आ रहा है 3 और 3। इसको आप 3 में से 3 को माइनस करो पहले, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 0। ये तो नहीं हो सकता। आगे देखो, 3 को 3 में ऐड करो तो क्या आता है, 6, और हमें क्या चाहिए, 6। ये चीज़ ठीक होगी। अब हमने क्या करना है कि इसको अगर हमने क्या किया, हमने ये 6 कैसे लेके आए हैं, यहाँ पे 6 कैसे लेके आए हैं, हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 6। सॉरी, 3 को 3 में ऐड किया, प्लस या माइनस करने से आना चाहिए। 3 को 3 में ऐड किया तो आया 6। अब हमने ये जो दो पेयर्स निकाले हैं, ये देखें, 3 को 3 में ऐड किया तो आंसर आया 6। अब हमने क्या करना है, इन दो को मल्टीप्लाई करना है। अगर इन दो को मल्टीप्लाई करने से आंसर यही आ रहा है तो मतलब ये पेयर बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज़ हम कोई और पेयर देखेंगे। अब देखें क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे सेम 3 से तो आंसर आ रहा है 9, यानी कि इनको ऐड करो तो 6 आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करो तो 9 आ रहा है, यानी कि ये जो हमने पेयर यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो बिल्कुल सही किया है। ठीक है। अब आपने इस एग्जांपल में एक तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता चली कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे ज़ीरो होना लाजमन है, ठीक है, ज़रूरी है। तो अब और दूसरा आपको ये पता चला कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वेरिएबल एक्स यूज़ हो, वेरिएबल वाई, एम, एन, ओ, पी, कोई भी ए बी सी में वेरिएबल एज ए यूज़ हो सकता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है कि जो पहला जो होता है ना टर्म, उसको हम एज इट इज़ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे 1 हमने लिखा था, लेकिन हम मैथ में 1 को लिखते नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वाई एक्स स्क्वायर का मतलब है 1 वाई एक्स स्क्वायर, लेकिन हम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करते, अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम को मैंने आपको बताया है कि एज इट इज़ लिखेंगे, लास्ट टाइम को बताया है कि एज इट इज़ लिखेंगे, और ज़ीरो को भी एज इट इज़ लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमने पेयर्स बनाए, अब हम यहाँ पे 6 + 6y नहीं लिखेंगे, ये हमने जो पेयर बनाए हैं ये वाले ये हम लिखेंगे, ठीक है। ये हमने इसके साथ y है तो यहाँ पे हम y भी लिखेंगे, ठीक है। y लिख के हमारे पास ये पेयर बनेगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसके साथ साइन भी तो देखने हैं कि अगर हम ये +3y हो, ये +3y हो, तभी तो ये 6y बनेगा, और ये जो प्लस माइनस का ये +6y बनेगा। अब ये प्लस वगैरह का साइन हम साथ नहीं लिखते, जैसे हम 1 साथ नहीं लिखते ऐसे हम प्लस का साइन भी नहीं लिखते, ठीक है। अब हमारे पास क्या पेयर बना, पहला पेयर हमारा बना +3y, सेकंड पेयर में हमारा बना +3y, ये दोनों सेम थे, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट किया, हमारे पास ये पेयर्स बने। अब ये सेकंड बन गया हमारे पास, इसकी वेरिफिकेशन भी हमने कर ली। अब इसकी एक और तरह से वेरिफिकेशन भी हो जाएगी, इसकी सेकंड स्टेप में भी वेरिफिकेशन हो गई, कैसे, ये मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, ये वाला मेथड यूज़ करके, ठीक है। अब इसका थर्ड स्टेप करेंगे, उसमें जब अगर इसके पेयर दरमियान वाले यानी कि जो पहले ब्रैकेट के अंदर होते हैं वो सेम ना हुए तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक कर दी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप पहले दो पेयर्स को आपस में ले लो, उसके बाद इस दो को आपस में ले लो। ज़रूरी नहीं है कि आप ये पहले दो को आपस में लो, दूसरे दो को आपस में लो, ठीक है। हो सकता है कि किसी में अगर आप इसको और इसको आपस में इसको और इसको लो तो आपस में कॉमन ना निकले, इसको और इसको लो आपस में कॉमन ना निकले, लेकिन ये वाला जो स्टेप है ना ये इसका सही हो, एक्यूरेट हो, ये वाला स्टेप का होना लाजिम है, लेकिन इसका होना लाजिम नहीं है। फिर आप क्या कर सकते हो, अगर ए फर्स्ट दो को लेने से और इस दो को लेने से आपका कॉमन नहीं आ रहा, आप ये और ये ले लो। सपोज़ कर रही हूँ, ठीक है, सपोज़ कर रही हूँ कि अगर मेरा ये इनको लेने से कॉमन नहीं है, इसको लेने से कॉमन नहीं है, इसको और इसको अगर मैं पेयर बना लूँ तो मेरा कॉमन निकल आए, इसको और इसको कॉमन बना लूँ तो मेरा पेयर निकल आए, तो मैं इस तरीके से कर सकती हूँ, इनके पेयर बना सकती हूँ, ठीक है। तो अब ये मैंने पेयर बनाए, ये मैंने फर्स्ट का आपस में बना लिया इसका, क्योंकि मेरे निकल रहे थे तो मुझे इतना कम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे 2y है, y का स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे 2y है और यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब है हम 2y तो नहीं निकाल सकते, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यानी कि इसमें सिर्फ एक y आपका कॉमन निकल सकता है। कॉमन का मतलब होता है ऐसी वैल्यू, ऐसी चीज़ जो दोनों में हो, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो नंबर हो, लेकिन वो दोनों में हो, ठीक है। अगर वो दोनों में नहीं है तो वो कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक y मैंने निकाल लिया, यहाँ पे 2 थे, 2 में से अब यहाँ पे क्या रह गया, 1 रह गया प्लस, ठीक है, क्योंकि अभी साइन वगैरह तो नहीं चेंज किए। अच्छा आगे देखें, यहाँ पे था 3y, एक y तो मैंने बाहर ले लिया, अब यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ 3 बच गया, प्लस
ये आ गया एज इट इज़। अब यहाँ पे कॉमन लेते हैं कि इसमें 3 है, इसमें 9 है। 9 के अंदर 3 होता है कि नहीं होता? ऑब्वियसली होता है। 3 1 3 3 3 9। अब ऐसा नहीं करना आपने कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है 7 और आप ले रहे हो कॉमन, और आपको कि मैडम ने कहा था कि इसके अंदर अब ये 7 है तो 7 का मतलब है कि 7 के अंदर 2 आता है तो हम 2 को कॉमन ले लें। नहीं, एक टेबल पे आने चाहिए। अब 3 के अंदर 9 जो है वो 3 3 सर क्या होता है 9, एक टेबल पे आ जाता है, इनके अंदर कॉमन बन सकता है, ठीक है, लेकिन 2 और 7 में कॉमन नहीं बन सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे हम 3 कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या रह जाएगा यहाँ पे y, क्योंकि y दोनों में नहीं था, y कॉमन नहीं ले सके, प्लस यहाँ पे 3, यहाँ पे 9 है, 3 तो हमने कॉमन ले लिया। और ये इस तरीके से नहीं है कि यहाँ पे 9 की बजाय अब 3 कॉमन ले लिया तो पीछे 6 है, नहीं, ये हमने इस तरीके से कॉमन लेते हैं कि ये 9 है, 9 के टेबल बाहर क्या है, बाहर हम कॉमन क्या ले रहे हैं 3, इसमें 3 9 के टेबल पे कितनी बार आता है 3 1 3 3 3 9। तो अगर 3 बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर 3 रह गए, 3 3 9 होता है, ठीक है। तो आपने ये गलती नहीं करनी कि अगर 3 बाहर रह गया तो पीछे 9 में से 6 रिमेनिंग है, 6 रिमेनिंग नहीं है, हमने ये टेबल के वाइज देखना होता है, ठीक है। तो ये 3 3 9 बनता है, तो यहाँ पे आएगा 3 इक्वल टू 0। अब आप देखो कि क्या आपका ये और ये मैच कर रहा है। ऑब्वियसली हमारा ये और ये मैच कर रहा है। अगर ये आपका दोनों का मैच कर गया है तो मतलब यहाँ तक आपने क्वेश्चन ठीक किया है। और अगर फैक्टराइजेशन में आपका यहाँ तक क्वेश्चन ठीक हो जाए तो लाजमन है कि आपका आगे वाला क्वेश्चन ठीक हो जाता है। आगे गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर क्वेश्चन गलत है तो पूरा गलत है। असल मसला इस फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन में क्या आता है, इस जगह पे आता है, ठीक है। ये जो हम पेयर्स बनाते हैं ना, हमें यहाँ पे मसला आता है। अच्छा, इनका और इसका तो पेयर था लेकिन इसके पास अभी घर नहीं है, तो सबसे पहले इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। x प्लस y प्लस 3 y प्लस 3। अब देखें कि जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें क्या था कि ये जो हमारे दो पेयर बने थे ये हमारे सेम नहीं थे, ठीक है। या ये वाला जो क्वेश्चन किया था ये, इसमें हमारा बना था एक x-1 बना था और एक x + 3 बना था, और इसमें दोनों सेम बन गए हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये दोनों सेम हो या मुख्तलिफ हों, ठीक है। फ़र्क पड़ता है कि इसका और इसका आपस में पेयर सेम होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, और का साइन लगाएंगे, नीचे इस तरीके से लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, y + 3 इसको छोड़ देंगे, इस दो इक्वेशन को अलग अलग एक एक इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू क्या है 2 है, तो हमें दो आंसर निकालने हैं, ठीक है। अगर हम इसे एक इक्वेशन की सूरत में सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास एक आंसर आएगा, और हमारा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे पास दो आंसर आने चाहिए, इसलिए हम इस इक्वेशन को दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब एक तो मैंने कर लिया x + 1 = 0, एक इक्वेशन मैंने ये बना ली। दूसरी क्या बना ली, x + 3 = 0, एक ये बना ली, ठीक है। अब ओबियसली ये क्वेश्चन सेम है तो इनका आंसर भी सेम आएंगे। y अपनी जगह पे रहेगा, +3 है, इसकी जगह चेंज करेंगे -3 हो जाएगा। y = क्या है, ये +3 है तो इसकी जगह चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या पता चला इस एग्जांपल से कि इन दो के सेम होने से या इन दो के आपस में डिफरेंट होने से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है इसका और इसके से और इस पेयर से, ठीक है। ये ना फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं अगर आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है उसमें थोड़ा सा वो लंबा हो जाता है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला में भी होता है कि अगर आपका साइन गलत है ना फार्मूला का, तो उसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तब भी गलत है। मुझे ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना तो फैक्टराइजेशन वाला मेथड मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये जल्दी से सॉल्व हो जाता है, उन पे बाकियों पे टाइम बहुत लगता है। तो अब ये भी आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ये भी आगे सॉल्व नहीं हो सकते तो इनकी कटिंग वगैरह करते, इनको सिंप्लीफाई करते, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो गया, कंप्लीट। तो हम क्या लिखेंगे, अपना आंसर लिखेंगे, सोल्यूशन सेट -3 -3, ये -3। और यहाँ पे आपकी जो फैक्टराइजेशन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। फैक्टराइजेशन की आपकी बुक के अंदर 2 एग्जांपल थी और मैंने आपको एग्जांपल 4 भी करवाई है और एग्जांपल नंबर 5 भी करवाई है, ठीक है। अब आपकी जो क्वाड्रेटिक वाला है ना, इसका मेरे दिल है कि एक अलग से लेक्चर बनाऊं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये जो आपका है, बल्कि आपका सेकंड जो टॉपिक है वो आपका है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, इसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगी और इसके बाद इस टॉपिक की अलग बनाऊंगी और इस टॉपिक के
अलग बनाऊँगी और फिर लास्ट पे आपके एक्सरसाइज करवाऊँगी, ठीक है। तो आज मैं आपने बस इसी की फैक्टराइजेशन मेथड के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है एग्जांपल नंबर 4 की और एग्जांपल नंबर 5 की।